करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं और बात करता हूं आपसे। मान लो ये मैं हूं, ठीक है, और ये ईशा है। ईशा है, मैंने ईशा को एक चेक दे दिया पेमेंट में, चेक ऑफ ₹4,000। ईशा मुझे बताओ, मैंने जैसे ही चेक काटा होगा तो मैं ये मान लूंगा कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया? यस सर। तो मैं इमीडिएटली अपने बैंक बैलेंस को कम कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? कैश बुक में एक पेमेंट दिखा दूंगा। यस सर। तो मान लो मेरी बैंक में, मेरी कैश बुक में 10,000 का बैलेंस था, मैंने कहा मैंने ईशा को 4,000 का चेक दे दिया, तो मेरी बुक्स में क्या बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है अब? 6,000। बोलो यहां तक क्लियर बिल्कुल? यस सर। अच्छा एक बात ईशा मुझे बताओ, क्या मैंने आपको चेक दिया, इससे मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा है वो कम हो जाएगा क्या? बैंक से पैसा विड्रॉ हो गया क्या चेक देने से? नो सर, तो जब मैं उसको करवाऊँ, चेक दूंगी बैंक में, तब होगा। बिल्कुल, यानी जब आप इस चेक को लेकर प्रेजेंट करोगे तो आपको इसका पैसा मिलेगा, और बैंक तभी जाकर मेरे अकाउंट में डेबिट करेगा कि नहीं करेगा? अब आपने इस चेक को अभी तक सर ये डिपोजिट, लाइन वापस बोलो, ये समझ नहीं मैं आई। ये बोल रहा हूं, आप जब इस चेक को बैंक में लगाओगे तभी मेरे अकाउंट से पैसा हाँ। निकलेगा ना। हाँ। मेरे अकाउंट से विड्रॉ कब होगा, विड्रॉल कब होगा? जब जब मैं आप लगा। वो चेक बैंक को दोगे क्लियरिंग के लिए, यस सर। तभी विड्रॉ होगा। अब मान लो आप 10 दिन तक नहीं गए, तो मेरा बैंक बैलेंस तो अभी भी 10,000 पर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? यस सर। इनिशियल बैलेंस 10 था, एफआर पे। हाँ मैं अभी इन दोनों को इक्वल ले रहा हूं। तो इनिशियल मेरा बैलेंस 10 था, मैंने तो जब आपको चेक दिया ना तो 4,000 माइनस कर दिए, ये मानते हुए कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि आपने अभी तक इस चेक को क्या नहीं करवाया, डिपॉजिट ही नहीं करवाया, आपने एनकैश ही नहीं किया, इसको प्रेजेंट ही नहीं किया आपने। तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में तो अभी भी 10,000 रुपए बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए हैं? तो लीजिए, यस सर। बैलेंस में वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो इसी को हम रिकंसाइल करना बोलते हैं। जैसे इस ट्रांजैक्शन से अब मैंने रिकंसाइल कर लिया, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बैलेंस में 4,000 का डिफरेंस आया, ये क्यों आया? क्योंकि मैंने ईशा को चेक दिए थे, बट वो चेक अभी तक उसने प्रेजेंटेड इन द बैंक नहीं किया है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस वजह से मेरे पास क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। बताओ अब हुआ और बात क्लियर? यस सर। कुछ नहीं सोचना है, सिंपली बस ये सोचो ऐसा क्या हुआ कि मेरे बैंक बैलेंस और बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस में वेरिएशन अराइज हो गया। बस उसी चीज के लिए हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं रिकंसिलिएशन। और बताइए भाई, और किसी को कोई भी डाउट है आप पूछिए। देखिए मैं आपको इसीलिए, मैं भी वैसे आपको बार बार कहता हूं कि या तो आप वीडियो ओपन ऑन करें, उससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन होगा। मैं भी ऑन करता हूं, आप भी ऑन करो, तभी हमारा क्या 1-to-1 कम्युनिकेशन हो पाता है। लेकिन आप क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इस वजह से वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसे वीडियो ऑन नहीं करना, बात करते समय, आंसर देते समय जरूर करना। अब मैं आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली लेकर चलता हूं, देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले अब हम एक और पॉइंट लिखते हैं, बैलेंसेस एज पर बुक्स। बैलेंसेस एज पर बुक्स, देखिएगा मेरे पास दो बुक्स हैं। एक तो मेरी कैश बुक है जो मैं मेंटेन करता हूं, और एक मेरे पास पासबुक है जो बैंक मेंटेन कर रहा है मेरे लिए।
फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। आइएगा हम जरा इनके बैलेंसेस पर बात करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, चलिएगा सुनना मेरी बात को। देखिएगा कैश बुक जो है आपके पास, अगर कैश बुक का आपका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले एक बार ये आप चार्ट बना लेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से बात करेंगे, ठीक है। और अनफेवरेबल हो गया अगर मेरी कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। पासबुक में अपोजिट चलता है, यानी अगर क्रेडिट बैलेंस है मेरे अकाउंट में तो इसका मतलब फेवरेबल सिचुएशन है, और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट होना। डेबिट बैलेंस या जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव बैलेंस हो गया ना। हाँ जी नेगेटिव बैलेंस ही होता है, बिल्कुल डेबिट ही होता है। वो कैसे होता है अभी हम उस पर ही बात करेंगे सारी। बट सर डेबिट तो डिडक्ट होता है और ओवरड्राफ्ट तो मतलब और भी ज्यादा कम हो गया, मतलब बैंक ने अपन को एक्स्ट्रा लोन दे दिया। हाँ बैंक ने अपने को पैसा दे दिया ना एक्स्ट्रा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अच्छा एक बात बताओ, अगर बैंक ने आपको पैसा दे दिया तो मुझे एक बात बताओ, बैंक आपसे पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? सर मांगेगा। अगर बैंक आपसे पैसा मांगेगा तो बैंक के व्यू पॉइंट से आप बैंक के डेटर बन गए कि नहीं बन गए? यस सर। तो डेटर को आप डेबिट बैलेंस ही तो बोलोगे बैंक की तरफ से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपन इसको ऐसे ही तो मान सकते हैं कि मतलब हमें बाद में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो डेबिट वैसे भी होगा हमारे पास। बिल्कुल। मैं वही चीज आपको भी बता रहा हूं, मैं आपको भी प्रैक्टिकली ये बात समझाऊंगा। एक बार ये लिख लो, मैं चारों बैलेंसेस पर डिस्कस करूंगा, हम इनको क्यों फेवरेबल अनफेवरेबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी पासबुक देखी है एक बार? यस सर। हाँ नहीं देखी ना तो आज पक्का से अपनी पासबुक देखना। घर पे पासबुक होगी, आप उसको देखना तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। उसके बाद देखो क्या होता है, जब बैंक ये पासबुक तैयार करती है तो किस तरह से बैंक की पासबुक तैयार होती है। ये आपका पासबुक का एक पेज है, सुनना ध्यान से। यहां पर सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, आपने जिस दिन भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया उसका। उसके बाद यहां पर्टिकुलर का मतलब होता है आपने बैंक के साथ कौन सा ट्रांजैक्शन किया है। क्या आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं या आपने बैंक से पैसे निकाले हैं। उसके बाद आपके पास बैंक जो है ना, एक कॉलम क्रेडिट का चलाता है, एक कॉलम डेबिट का चलाता है। क्रेडिट का मतलब तो होता है बैंक में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, और ये विथड्रॉल का कॉलम होता है। विथड्रॉल। और लास्ट में आपका एक बैलेंस शो होता है। बोलिए क्या आपने पासबुक में देखी है इसी तरह की एंट्रियां होती है आपकी पासबुक में? सर अब लेजर फोलियो नहीं होता? क्या चीज? नहीं नहीं बैंक थोड़ी लेजर फोलियो बैंक क्यों बनाएगा, बैंक को क्या मतलब है आपकी लेजर से? ये तो पासबुक बता रहा हूं मैं आपको। पासबुक आप थोड़ी मेंटेन करते हो, पासबुक कौन मेंटेन करता है? क्या पासबुक में आप एंट्री डालते हो? मुझे बताओ पासबुक में एंट्री कौन डालेगा? बैंक डालेगा। तो बैंक को लेजर फोलियो से कोई मतलब नहीं है, बैंक बस इसी तरह से आपकी पासबुक को अपडेट करता है। अच्छा अब जरा बैंक की तरफ से सोचना, ईशा मेरी बात को सुनना।
Yes, sir. आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, तो बताओ आप बैंक से पैसा, बैंक के व्यू पॉइंट से सोचना, क्या बैंक लायबल है आपको पैसा देने के लिए वापस? सर वो तो जब चेक डिपॉजिट करेंगे तब होगा ना। मैं यही बोल रहा हूं, वापस मेरी बात को सुनो। आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है, आप आज बैंक में गए और बैंक में आपने 10,000 रुपए अपने अकाउंट में जमा करा दिए। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप कभी भी जाकर वो 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस आप, सर। या आप जाओगे तो बैंक बोलेगा नहीं नहीं 5 दिन बाद आना, आज तो नहीं दे रहा मैं पैसे? वेदर इज इट पॉसिबल? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। आप 10,000 रुपए लेकर बैंक में अपना अकाउंट में डलवाने गए, आपने डलवा दिया, आपको 5 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ी तो आप बैंक से पैसा निकालने गए, क्या बैंक आपको मना कर देगा कि नहीं 5 दिन बाद आना? नो सर, दे देगा। देगा ना? क्यों देगा? क्योंकि अपन ने पहले डिपॉजिट करवा दिए थे। यानी आप समझो, आपने जैसे ही बैंक को पैसा दिया, व्यू पॉइंट ऑफ बैंक आपकी, आप उसके क्रेडिटर बन गए कि नहीं बन गए? यस सर। नहीं आया समझ में? मेरी बात को फिर सुनना। एक बात बताओ ईशा, चलो छोड़ो बैंक को, मान लो ईशा आपने मुझे पैसे दिए, तो यस सर। मेरी बुक्स में अब आप कौन बन गए? आप मुझसे पैसे मांगोगे तो आपकी बुक में तुम्हें डेटर बना कि नहीं बना? यस सर। और मेरी बुक में आप क्या बने? क्रेडिटर। क्रेडिटर बने ना? यस सर। एग्री हो? यस सर। कोशिश करो, देखो आएगा, ऐसा नहीं है, बहुत आसान तरीका। यस सर। एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर हमने ये रियल ट्रांजैक्शन अगर किए हैं तब तो बहुत क्लियर। आप जाते हो क्या बैंक वगैरह? नो सर। नहीं जाते। पासबुक देखते हो? पासबुक भी नहीं देखी होगी कभी खोल के, देखी है क्या? देखी है पक्का? सर, बट इतना गौर नहीं किया कभी। गौर नहीं किया? आज देखना, और जो मैं बोल रहा हूं ना उसको वहां पर मैच करना, ठीक ओके है? सर। जैसे ही आप पासबुक ओपन करोगे ना, यहां पर आपके पास एक डेट का कॉलम होगा। जानते हो आपने जब पैसा जमा करवाया ना, तो यहां पर एक बाय कैश की एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है? और बैंक उसको, आपने पैसा डिपॉजिट ही तो करवाया ना बैंक में, तो बैंक यस। डिपॉजिट के कॉलम में डाल देगा 10,000। जैसे ही बैंक डिपॉजिट के कॉलम में 10,000 डालता है, तो बैंक ये बोलता है कि नाउ बैंक इज लाइबल टू पे ईशा 10,000। बैंक इज लाइबल टू पे ईशा 10,000। क्लियर बिल्कुल ईशा? यस सर। और भी बाकी जने भी भाई, ऐसा नहीं कि मैं केवल ईशा से बात कर रहा हूं, तो बाकी जने को कोई दिक्कत आए तो पूछना। अब मुझे बताओ, आपने ये जो डिपॉजिट किया तो अल्टीमेटली आपका डिपॉजिट बैलेंस 10,000 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ब्रैकेट में यहां क्रेडिट हो गया। यस सर। ये क्रेडिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैंक की बुक्स में आप एज अ क्रेडिटर खड़े हुए हो। आप जिस दिन भी जाओगे बैंक को आपको पैसा देना पड़ेगा। बोलो एग्री? यस सर। आओ, फिर एक और डेट आई, आप दोबारा बैंक में गए बाय कैश, आपने 4,000 रुपए और जमा कराए, तो डिपॉजिट्स में 4,000 और जुड़ जाएगा। यस सर। बैलेंस बताओ कितना हो गया अब आपकी पासबुक में? 14,000। 14,000। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अभी भी आप Credit. बैंक से पैसा मांगते हो, अभी भी आप बैंक से पैसा मांगते हो। क्लियर यहां तक? अब क्या हुआ, आपको पैसों की जरूरत पड़ी टू चेक, आप एक चेक लेकर गए, चेक, आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो तो डिपॉजिट के कॉलम में डालूंगा कि विड्रॉल के कॉलम में डालूंगा? Withdrawal. मैंने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, बताओ मेरे अकाउंट में अब पैसे कितने बचे? कितना और मांग सकता हूं मैं बैंक से? 9,000. 9,000 मांग सकता हूं। तो मेरे पास अभी भी क्रेडिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? Yes sir. यहां तक बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत हो?
सब जने बताइए मुझे, क्या किसी को किसी भी इस एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो ईशा, सर। आ रहा है समझ में ईशा अब आपको भी ये पॉइंट? सर ये 9,000 यस सर। 9,000 कैसे आया? 14 था, 14 में से 5,000 आपने बैंक से ले लिए, तो अब बैंक में कितने पैसे बचे? 9,000। सर 9,000। 14? अच्छा सर क्रेडिट डेबिट नहीं, सुनो, आप बैंक से कितने मांग सकते थे? 14। तो 14,000 से आप क्रेडिटर थे बैंक के लिए, उसमें से आपने अभी 5 ही लिए, तो अभी तो 9 और देगा ना बैंक आपको, तो अभी भी तो आप 9 से क्रेडिटर ही रहे। क्लियर? और बताइए दुष्यंत, आ रहा है पॉइंट समझ में? यस सर। केशव, तृप्ति, साविका, रिया? यस सर। चलो अब और आगे बढ़ाता हूं। आज आपको पहले ये सारी चीजें देखना सिखाता हूं, कैसे हम देखते हैं। टू चेक, मैं बैंक में गया और मैंने 10,000 विथड्रॉ कर लिए। 1,000 से डेबिट। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं बैंक से कितने पैसे मांगता था? 9,000। मैंने बैंक से पैसे कितने ले लिए? 10,000। 1,000 डेबिट। क्या आपको लगता है अब बैंक मुझसे मांगने लग गया पैसा? यस यस सर। भाई 9,000 बैंक को मुझे देने थे और मैंने बैंक से 10,000 का चेक विड्रॉ करवा लिया, तो मुझे अब बैंक को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो मेरा बैलेंस बताओ, क्या बोलोगे आप? 1,000 डेबिट। 1,000 डेबिट बैलेंस। दिस डेबिट बैलेंस shows over withdrawn, और ओवर विथड्रॉन को ही बोला जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके अकाउंट में पैसा न होने पर भी आप अगर विथड्रॉ कर सकते हो तो उसी फैसिलिटी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लेकिन अगर मैंने इस फैसिलिटी का यूज किया तो इमीडिएटली मैं डेबिट बैलेंस में चला जाऊंगा, यानी अब मुझे बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से आपकी पासबुक में अकाउंटिंग चलती है, यानी जब तक मेरी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तब तक मेरा फेवरेबल बैलेंस चल रहा है। यानी फेवरेबल बैलेंस का मतलब है मैं पैसा मांगता हूं, और जैसे ही मेरी पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस हो गया, अनफेवरेबल मतलब अब मुझे पैसा देना है, तो वो मेरे लिए ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन आ गई। बताओ क्या यहां तक किसी को अब कोई दिक्कत है? तो मुझे बताइए पासबुक के दोनों बैलेंसेस को देखने में। सर एक बार ये ओवरड्राफ्ट के बारे में फिर से सर। हाँ जी, ओवरड्राफ्ट, आप हाँ बोलो। सर ये ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल होती है, और हर जने को मिलती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जने को बैंक, आपको कभी देखा है आपने? सर ये उनको ही मिलती है जो ज्यादा रेपुटेटेड बिजनेसमैन होते हैं। बिल्कुल, ये होते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है। जानते हो, आपने कभी नाम सुना है सिविल का, क्रेडिट स्कोर का? कभी सुना है क्या इन चीजों के बारे में? यस सर। सुना है? ये क्या होता है? ये आपकी लोन लेने की कैपेबिलिटी होती है। अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, आपकी क्रेडिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है। आप बहुत अच्छे क्लाइंट हैं बैंक के, ऑन एन एवरेज हमेशा आपके अकाउंट में इतना बैलेंस मेंटेन रहता है जो बैंक के नॉर्म्स हैं, तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देगा। हर कस्टमर को बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है? तो बैंक एक लिमिट दे देता है कि आप उस लिमिट तक एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जबकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। उसी फैसिलिटी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हाँ जी, तो मैं, हाँ जी बोलो। सर इसको पे करने का टाइम लिमिट कितना होता है? एक मिनट, अभी आता हूं मैं एक चीज पर। हाँ, पहले एक बार वापस बोलो, क्या पूछा? सर वो ओवरड्राफ्ट के जो मनी है उस पे इंटरेस्ट भी लगता होगा? हाँ जी बिल्कुल लगता है। आप मान के चलो एक तरह से लोन हो गया ना ये तो। हाँ भाई लोन हो गया, तो बैंक लोन अगर आपको दे रहा है, भाई ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि बैंक ने आपको पैसा लोन पर दे दिया, तो बैंक आपसे ब्याज तो चार्ज करेगा ही करेगा, तो बिल्कुल इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा।
ठीक है, ओके सर। और बताइए। अगर सर वो हाँ। इंटरेस्ट तो तब चार्ज होता है ना जब अपन किसी पर्टिकुलर टाइम में वो वापस नहीं देते पैसा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ दुष्यंत, आपने आज बैंक से लोन ले लिया तो बैंक ब्याज नहीं लेगा आज के दिन से ही, या बैंक बोलेगा कि जब आप पैसा नहीं दोगे तो ब्याज लूंगा आपसे? नहीं सर, मतलब वो अपन को शायद ऐसे पहले देते हैं ना कि भाई 20 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं दिया उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा आपका। नहीं नहीं, 30 वो शायद दिन का भी क्रेडिट कार्ड लगता में है, होता होगा फिर। 30 दिन का भी लगता है, बट बहुत कम लगता है। देखिए क्या होता है, ये बैंकों के नॉर्म्स होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे बैंक ने मान लो आपको 30 दिन का टाइम दिया, समझना। अब बैंक के ऊपर है कि बैंक उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है या कितना आपको फॉरगो करता है, बट ऐसा नहीं है, बैंक फ्री में नहीं देगा कभी भी, कुछ इंटरेस्ट तो आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। भैया सर चाहे एक दिन के लिए दे रहा हो। एक दिन का, देखो बेसिकली एक दिन के लिए ऐसे तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती नहीं है, और अगर बैंक के नॉर्म्स हैं एक दिन के, देखो वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप जाके अपने बैंक में पूछना मेरे अकाउंट में 10,000 जमा है, मुझे 15,000 विड्रॉ करने, क्या बैंक आपको करने देगा विड्रॉ? वो बोले, आप बोलोगे कि मैं कल जमा करवा दूंगी, करने देगा क्या वो विड्रॉ? नो सर। No, sir. जानते हो, जनरली मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सेविंग अकाउंट में तो ये फैसिलिटी बहुत कम मिलती है। ये फैसिलिटी होती है बिजनेस अकाउंट्स में, करंट अकाउंट जो होते हैं आपके, क्योंकि करंट अकाउंट में क्या होता है, आपके डेली बेसिस पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आ जाती है। अब इंटरेस्ट का क्या होता है कि बैंक कुछ ग्रेस पीरियड देता है, जैसे बैंक ने आपको बोला कि चलो आज आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया ना, अगले 5 दिन तक अगर आप वापस से पैसा जमा करा देते हो हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, नो इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने 5 दिन तक भी जमा नहीं करवाया तो आपके ऊपर क्या लगने लग जाएगा? इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। ये बैंकों के ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है, हमारा इससे लेना देना नहीं है। ये सब आरबीआई के रूल्स हैं कि बैंक के पास क्या पावर है, हर बैंक कितनी ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन कर सकता है। ऐसा थोड़ी है बैंक अपनी मर्जी से कोई करोड़ों रुपए थोड़ी दे सकता है किसी को, इनके ऊपर सबके ऊपर आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो सर इंटरेस्ट रेट भी आरबीआई डिसाइड करके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक बात बताओ, आज आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो लोन की रेटें जो होंगी वो हर बैंक अपनी रेट थोड़ी बनाएगा, उनमें मार्जिन को एडजस्ट करता है बस बैंक। एक बेस रेट होती है और उसके बाद एक मार्जिन एडजस्ट होते हैं, बस इन मार्जिन की वजह से फ्लक्चुएशन आता है। ये बेस रेट हमेशा सेम होती है सबके लिए। आपको इतना डिटेल में अभी नहीं जाना, ये आप लोग सब पढ़ोगे जब आप सीए में फाइनल में पहुंचोगे, वहां पर आप पढ़ोगे ये सब इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। यहां तो आपको जो समझना है वो क्या समझना है, हमारे बैलेंसेस जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन बैलेंसेस का मीनिंग क्या है। तो वापस से मेरी बात को सुनोगे, अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस आ गया तो डेबिट बैलेंस का मतलब अब डेटर बन गया मैं, तो अगर मैं डेटर बन गया तो इसका मतलब अब बैंक मुझसे पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा। तो इसलिए मैंने उसको डेबिट बैलेंस लिखा। आप ऐसे समझो, ये डेबिट और क्रेडिट को आप ऐसे समझो कि ये एक तरह से क्रेडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू है और ये एक तरह से डेटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। बताइए क्या ओवरड्राफ्ट का मीनिंग समझ आया अब आपको? ओवरड्राफ्ट का मीनिंग इतना सही है कि आपने अपने अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट था उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, उसी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप यहां देखो, मैंने प्रूफ करके बताया, 9,000 आपके अकाउंट में था लेकिन बैंक ने आपके 10,000 के चेक को अप्रूव कर दिया, तो 9,000 के बजाय बैंक ने 10 दे दिए, तो अब बैंक आपसे 1,000 रुपए मांगता है। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। जब बैंक मुझसे पैसा मांगने लग जाए, आप समझ रहे हो, जब बैंक मुझसे पैसा मांगने लग जाए तो दिस विल बी कॉल्ड ओवरड्राफ्ट सिचुएशन फॉर द पर्सन। बताओ क्लियर है बिल्कुल? यस सर। और बोलिए, देखिए जो भी आप जितना मेरे से डिस्कशन करोगे ये चीजें आएंगी। आज सब जने अपने घर में जरूर पासबुक देखना और देखना क्या इसी तरह से अकाउंटिंग की हुई है क्या पासबुक में। हर बार आपको बैलेंस दिखाएगा वो हर दिन का, जो भी आप डिपॉजिट करोगे उसके बाद का बैलेंस, विड्रॉल करोगे उसके बाद का बैलेंस, बैंक चार्जेस लगेंगे तो फिर आपका उसके बाद का बैलेंस, हर दिन डेली बेसिस पर आपका बैलेंस शो होता है आपकी पासबुक में।
चलूं के आगे? बोलो यहां तक क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. बताइए भाई सबको। ईशा, रिया, यस सर। क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. चलिएगा, अब आते हैं अपनी कैश बुक पर। कैश बुक आप लोगों ने 11th में बनाई हुई है क्या? Yes, sir. सबने बनाई है यस सर। या कोई है जिसने कैश बुक नहीं बनाई हुई आज तक? मुझे बताइए, कैश बुक का एक तो होता है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। अब जरा मुझे ये बताओ, पेमेंट साइड कौन सी होती है कैश बुक की और रिसीट साइड कौन सी होती है कैश बुक की? Sir, debit side तो receipts की होती है और credit side payment. यहां पर आप सारे पेमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हो, यहां आप सारे पेमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हो और यहां पर आप सारी Income. हाँ रिसीट्स या इनकम लिखते हो जो कैश में हो रही है। बोलो क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. अब जरा मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, मेरे पास इनकम तो हुई है 20,000 की और मेरे खर्चे हो गए हैं 16,000 के। क्या अभी भी मेरी कैश बुक जो है उसके अकॉर्डिंग में 4,000 रुपए प्लस में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? Yes, sir. या मैं इसे बोल दूं कि मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास अभी भी डेबिट बैलेंस ज्यादा चल रहा होगा। डेबिट का टोटल 20 आ रहा है, क्रेडिट का टोटल 16, यानी मैं ऐसे बोलूं रिसीट्स का टोटल 20 है और पेमेंट्स का टोटल 16 है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि आप अभी भी 4,000 की फेवरेबल या पॉजिटिव सिचुएशन में हो? अभी भी आपकी जेब में 4,000 रुपए पड़े हुए हैं? Yes, sir. तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कब आया? व्हेन योर इनकम इज मोर देन द एक्सपेंसेस। Yes, sir. फेवरेबल तभी आएगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर मैं कैश बुक में बात कर रहा हूं और कैश बुक का डेबिट बैलेंस चल रहा है तो डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट की मेरी इनकम ज्यादा है और मेरे खर्चे कम हैं और इसीलिए वो मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन पे चल रहा है, यानी मैं प्लस में हूं, अभी भी मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा बचा हुआ है। बोलो Yes, yes. क्लियर है बिल्कुल? ये बैलेंसेस जो मैंने लिखे मैं इनको प्रूव कर रहा हूं बस, क्यों मैं डेबिट को फेवरेबल और इधर क्रेडिट को फेवरेबल या अनफेवरेबल बोल रहा हूं। बोलिए क्लियर है बिल्कुल सबको? Yes, sir. Yes, sir. केशव, मुस्कान, आर्यन, अभिषेक, आ जाओ जरा इसी सिचुएशन को अपोजिट कर देते हैं अपन। मेरे जो पेमेंट हैं 26,000 है और रिसीव जो हुई है वो 20। बताओ अभी भी क्या मैं पॉजिटिव में हूं या मैं नेगेटिव सिचुएशन पर? Negative में. नेगेटिव। Unfavorable पहले. क्या मैं इसे बोलूंगा कि मेरे पास नेगेटिव सिचुएशन है कि मैंने खर्चे तो ज्यादा कर दिए और मेरे पास इनकम कम आई तो मैं नेगेटिव 6,000 में चला गया? नेगेटिव 6,000 को क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका मतलब मेरे पेमेंट ज्यादा है तो मेरे पास 6,000 का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है? क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज रिफ्लेक्ट कि योर एक्सपेंसेस आर मोर देन योर इनकम, इसीलिए मैं उस बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस बोल रहा हूं। बताओ क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. अब बताइए, अब आपको यहां तक में क्या डाउट है? ये बैलेंसेस जो मैंने लिखे इनको मैंने फेवरेबल डेबिट को क्यों कहा और अनफेवरेबल क्रेडिट को क्यों कहा? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज आपकी इनकम साइड, क्रेडिट साइड इज ऑलवेज पेमेंट। तो अगर मेरी इनकम ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो वो मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन है और अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस यानी खर्चों का बैलेंस ज्यादा है तो वो मेरे लिए अनफेवरेबल बैलेंस है। पासबुक इसके अपोजिट चलेगी क्योंकि पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि ये मेरी डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं। तो अगर मेरी डिपॉजिट्स ज्यादा है तो मैं फेवरेबल सिचुएशन में हूं और डेबिट बैलेंस हमेशा विथड्रॉल को बोला जाता है।
तो अगर मेरा डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो व्हाट डज इट मीन कि मेरे जो विथड्रॉल हैं वो विथड्रॉल ज्यादा हैं, तो इसका मतलब मेरे लिए अनफेवरेबल बैलेंस चल रहा है। बोलिए, अब मुझे सभी जने बताएंगे आपको क्या अब ये बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर। कोई भी है जिसको यस सर। कुछ भी डाउट है मुझे बताएं। हाँ जी बोलिए, कोई भी डाउट हो बैलेंसेस को लेकर तो आप मुझे बताइए, क्योंकि सबसे पहली दिक्कत एग्जाम में यही आती है आपके पास। अगर बैलेंसेस सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आंसर उल्टा निकलेगा आपका। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया, मैं यहां पर और लिख देता हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मेरे पास बैंकों के बैलेंसेस का पॉइंट होता है। चलिए भाई, मैं जरा एक बार पूछ लेता हूं, सब मुझे रिप्लाई करेंगे। अभिषेक क्लियर है बिल्कुल बैलेंसेस का पॉइंट? चलिए, आर्यन, दुष्यंत, यस सर। अतिक्षय, गरिमा, Yes, sir. चलिए और बताइए, हर्ष, हर्षिता, हिमांशु। यस सर। यस सर। चलिए उसके बाद ईशा, केशव, लोकेश। यस सर। आवाज में दम नहीं था, ये यस सर वाली छोट बहुत धीरे आवाज आई। यस सर। हाँ ये हुई ना बात, ऐसे तो अभी तो आप जवान हो, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो धीरे बोलूं तो समझ आता है। चलिए और कौन बचा? मानसी, मोहित। Yes, sir. यस सर। हाँ ये देखो दमदार आवाज आनी चाहिए। मुस्कान, यस सर। पंकज, रिद्धि, यस सर। रिया, रिया नटानी और रिया विजय, यस सर। रोमेश, सलोनी, यस सर। साविका, तृप्ति, यस लोकेश। सर। चलिए, यानी अब मेरे हिसाब से अगर कल को कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपको किस तरह से बोल सकता है, ध्यान से सुनना। अब मान लो मैं आपको सिंपली एक बात बोलूं, मैंने आपको लिख कर दिया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बताइए, अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिख रहा हूं तो ओवरड्राफ्ट मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन होता है या अनफेवरेबल सिचुएशन होती है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, यानी क्रेडिट बैलेंस हो गया। समझ पा रहे हैं? अनफेवरेबल सिचुएशन का मतलब अगर कैश बुक की अनफेवरेबल की बात कर रहा हूं तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। मैं आपको लिख कर दूं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल की अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई। या मैं ऐसे लिख दूं, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक फेवरेबल की अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। क्योंकि देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग और उसको सही करने के लिए आपको ये बैलेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप कैश बुक के जो डेबिट और क्रेडिट है इसमें कौन सा आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा आपके लिए अनफेवरेबल है। फेवरेबल बैलेंस को हम नॉर्मल बैलेंस भी बोलते हैं और इस सिचुएशन को हम ओवरड्राफ्ट सिचुएशन बोलते हैं। इसको हम ओवरड्राफ्ट सिचुएशन बोलते हैं। क्योंकि अब इसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो अब आपके पास यहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए बैलेंसेस को लेकर। आप बहुत नॉर्मल चलिए, आपको सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना है कि आपको यह पता होना चाहिए कैश बुक के डेबिट आपकी इनकम साइड है और क्रेडिट आपकी एक्सपेंस साइड होती है।
तो भैया सीधा सा लॉजिक है, अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो मैं फेवरेबल पोजीशन में हूं, तो मेरे पास प्लस का बैलेंस चल रहा है, अभी भी प्लस में हूं मैं। और अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम है तो मैं नेगेटिव सिचुएशन में हूं, मेरा क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होगा, जब ट्रांजैक्शन होंगे ना तो हम ये भूल जाते हैं कि भैया डेबिट साइड इनकम साइड है। आप अगर ये याद रखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। इसके कितने भी घुमा दे वो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वो इन्हीं में घुमाएगा। वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा बोले क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। तो याद रखो क्रेडिट साइड का मतलब है वो मेरी एक्सपेंस साइड है, मैंने वहां पर गलती की है। अगर वो बोले इनकम साइड में मैंने गलती कर दी तो इसका मतलब डेबिट साइड है। तो ये सारी बातें अगर ध्यान रहेंगी तो क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा, क्लियर बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्लास में हमें इसके प्रैक्टिकल करने हैं। इन बैलेंसेस को लेकर मैं आपको यह सिखाऊंगा रिकंसिलेशन बनाया कैसे जाता है। हम धीरे धीरे 2-2, 4-4 ट्रांजैक्शन लेते हुए और अपनी अकाउंटिंग को करेंगे। इसका 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, 100%। चाहे वो छोटा ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन आ जाए या बड़ा क्वेश्चन कोई आ जाए, बट 100% आएगा। इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है कि आप ऑब्जेक्टिव को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें, जो भी बैलेंसेस दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए।